अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो कि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो एज़ यूजुअल कंटिन्यू रखे हुए हैं उसको। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम जो डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंट यूनिट्स की, उसमें आज हम BQ1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, BQ1 यानी Q1 इसमें। ठीक है, Q1 में हमारे पास 3 जो हमने यूनिट्स डिस्कस किए थे, 3 यूनिट्स पहले। ठीक है, आज हम उसको क्वार्टर में उसका जो है ना कम्युलेटिव डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वार्टर जो टेस्ट है उसमें देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग को फैक्टर ऑफ एन एंजाइम इज। इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इसमें अगर आप देखें डेल्टा इसका ऑप्शन है। ठीक है, ऑलवेज डिटैचेबल। ठीक है, तो आपको पता है ये ऑलवेज डिटैचेबल तो नहीं हो सकता। अगर ये एक्टिवेटर है तो ये डिटैचेबल है, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर नहीं है एक्टिवेटर तो फिर अदर फॉर्म्स भी तो होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरह, ये दूसरी चीज़ें। तो इसलिए पहले का आंसर जो है बन रहा है वो है डेल्टा। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज डेल्टा ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, मॉडल दैट शोज द एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड डज नॉट शो एनी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो यू नो दैट केस में जिसमें एक रिजिड स्ट्रक्चर कंसिडर की जाती है वो है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, तो इसका अल्फा सब हमारे पास है। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल। इसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि जो एक्टिव साइट है इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम डीनेचरेशन कैन बी काज्ड बाय। एंजाइम डीनेचरेशन किसकी वजह से हो सकती है? तो आपको पता है ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंजाइम की डीनेचरेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें देखा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है और एक्सट्रीमली हाई पीएच होती है। वैसे तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इट कैन आल्सो काज डीनेचरेशन। ठीक है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर तो स्लाइड चेंज आती है, ठीक है, तो वो इट विल लीड्स टू द आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ एंजाइम एज वेल एज सबस्ट्रेट। बट यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है? एक्सट्रीमली लो पीएच भी और एक्सट्रीम हाई पीएच भी, दोनों पीएच है, एक्सट्रीम चेंज है। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4, इट कैन बी स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। तो आपको पता है ये कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटी रखते हैं। ठीक है, कंपैटिटिव इनहिबिटर दे हैव द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है बीटा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इट ऑलवेज ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। तो आपको पता है अगेन इट इज़ अ कंपैटिटिव इनहिबिटर है। कंपैटिटिव इनहिबिटर इसको बोलते ही इस वजह से हैं क्योंकि ये compete करेगा इनहिबिटर के साथ, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ compete करेगा। तो ये सबस्ट्रेट की जगह आके फिक्स हो जाता है, ठीक है, एक्टिव साइट के ऊपर, और फिर वही सारा जो है ना उसको ब्लॉक कर देगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हमारे पास बन रहा है? दैट इज चार्ली। Question number 6, all of the following are true for enzyme except. All of the following are true for enzyme except all require cofactors. ठीक है, इसका चार्ली आंसर है हमारे पास। आपको पता है कि कुछ ज़रूरी नहीं कि सारे एंजाइम को कोफैक्टर रिक्वायर्ड हो। ठीक है, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका चार्ली आंसर है, बाकी सारे ठीक है इसके अंदर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शंस। आपको पता है ये दोनों रिएक्शंस हैं, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो। ठीक है, चाहे वो कोई मतलब रेस्पिरेटरी प्रोसेस हो चाहे वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हो। आपको पता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेटरी प्रोसेस इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी जो है ना दोनों केसेस में आपने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ली इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज प्रोटीन्स एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑलवेज प्रोटीन्स एक्सेप्ट। इसमें एंटीजेंस है। आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो इम्यूनिटी का टॉपिक जब हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजेंस है, ठीक है, एंटीजन वो प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। इट कैन बी न्यूक्लिक एसिड, इट कैन बी पॉलीसेक्राइड्स, रिमेंबर। तो इसलिए हमारे पास एंटीजन है, इसका ए आंसर है। बाकी सारी प्रोटीन्स हैं ये एक्सेप्ट इसके अंदर है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी इज। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज व्हाट?
ह्यूमन बॉडी, तो दैट इज कोलेजन, चार्ली इसका आंसर है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर डेवलप्ड इन प्रोटीन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर डेवलप्ड इन प्रोटीन्स एट क्वाटर्नरी लेवल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आपको पता है ना, क्वाटर्नरी जो प्रोटीन है उसके अंदर कौन कौन सी इंटरेक्शन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, उसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तो इसका चार्ली आंसर, 10th का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड in the formation of phosphodiester linkage during DNA replication except all of the following enzymes are involved in the formation, सब बनाते हैं इसमें, अब एक्सेप्ट क्या है, हेलिकेज। आपको पता है हेलिकेज तो उसको अनजिप करता है, आपने ये पढ़ा है, तो अनजिप करने के लिए हेलिकेज है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अल्फा आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12, एंटीकोडोन required for specification of methionine during translation is। मैथ्यूनिन आपको पता है AUG उसको कोड करता है। ठीक है, AUG इसका अल्फा आंसर है। ठीक है, AUG। ठीक। अच्छा जी, प्राइमरी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज रिप्रेजेंटेड बाय। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो आपको पता है ऐसी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, आपको पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें बताती है, एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो इस यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो है डेल्टा। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड इन अ चेन कंटेनिंग 5 अमीनो एसिड्स। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर 2 अमीनो एसिड होंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और अगर 3 अमीनो एसिड होंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 4 अमीनो एसिड होंगे तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड, 5 अमीनो एसिड होंगे तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए 4, इसका आंसर है बीटा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, फाइब्रस प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम ग्लोबुलर प्रोटीन्स इन व्हाट, मोर सोलेबिलिटी। आपको पता है ग्लोबुलर प्रोटीन जो है जो सोलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 15 का आंसर है बीटा। ठीक है, सो दिस इज बीटा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए इट्स एडेनिन वुड ऑलवेज बी पेयर्ड विद। एडेनिन आपको पता है आरएनए की जब हम बात करते हैं तो आपको तो उसमें थायमिन तो है नहीं, थायमिन की जगह क्या आता है, यूरासिल, तो इसलिए हमारे पास सी इसका आंसर बनेगा, चार्ली। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसफर मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए इन अ सेल इज, तो आपको पता है ये राइबोसोमल आरएनए होता है, 80% आपने पढ़ा हुआ इसके। ठीक है, तो चार्ली इसका आंसर बन रहा है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ द आरएनए, ये हो गया। 18, इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सोमैटिक सेल ऑफ एन इंडिविजुअल इज 1 पिकोग्राम, अमाउंट ऑफ द डीएनए इन द स्पर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल बी व्हाट, तो आपको पता है हाफ हो जाती है ना। सोमैटिक सेल जो है आपको पता है अगर उसके अंदर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो जर्म सेल्स के अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। अब चूंकि स्पर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए उसके अंदर 0.5 पिकोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी चार्ली आंसर है। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है FAD इज मेड अप ऑफ डैश न्यूक्लियोटाइड। FAD जो है कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो FAD इज मेड अप ऑफ डैश न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, सो डाई न्यूक्लियोटाइड है ना बेसिकली, तो ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एज द नेम इंडिकेट्स, सो दैट्स व्हाई बीटा इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, 2। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लियोटाइड दैट इज नॉट फाउंड इन द डीएनए इज आर। न्यूक्लियोटाइड दैट इज नॉट फाउंड इन डीएनए, आपको पता है इसमें आएगा डीऑक्सी यूरासिल। आपको तो यूरासिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो यूएमपी जो है इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, डेल्टा यूएमपी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए 21, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन आवर ब्लड वर्क ऑप्टिमली एट स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। आपको पता है ये हमारी जो ब्लड की पीएच होती है वो होती है 7.4 राउंड अबाउट, ये तकरीबन स्लाइटली अल्कलाइन में आ जाएगी ना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 7 से ऑनवर्ड 14 तक ये अल्कलाइन पीएच कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है इसका स्लाइटली अल्कलाइन है, इसका भी चार्ली आंसर बन रहा है। 21। 22, इन यूकैरियोट्स एंजाइम्स आर मोस्टली व्हाट, आपको पता है एंजाइम्स आर मोस्टली बाउंड टू द ऑर्गेनेल्स।
ठीक है, बाउंड टू ऑर्गेनेल्स होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने जितनी भी ऑर्गेनेलिस पढ़ी हैं उसमें ही इंजाइम्स होते हैं ना, जैसे लाइसोसोम है आपने पढ़ा, उसके अंदर इंजाइम्स हैं, पैरोक्सिसोम है उसके अंदर इंजाइम्स हैं, ग्लाइकोसोम उसके अंदर इंजाइम्स हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अपने इंजाइम्स हैं, ठीक है, हर ऑर्गेनेली के अपने अपने लिंक्ड इंजाइम्स होते हैं। सो इसका चार्ली आंसर है। 23 नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, सो यू नो अगेन इट्स अ कोफैक्टर, अल्फा इसका आंसर है 23 का। इन विच, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल आर पॉलीसेक्राइड, सारे पॉलीसेक्राइड्स है इसमें। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ग्लाइकोजन है, आपको पता है पॉलीसेक्राइड है, एमाइलोज है, ये स्टार्च की फॉर्म आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, सेलुलोज ये भी पॉलीसेक्राइड है, चार्ली इसका आंसर बनेगा, ठीक है, 24 का चार्ली। 25 polypeptide chain has a COOH group at one end, the group present at the other end will be, आपको पता है ये तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, एक तरफ NH2 ग्रुप होता है और दूसरी तरफ ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है, इसके अंदर एक ये है, ठीक है, ये इस तरह का, ठीक, ये वाली, तो वही कह रहा है कि एक तरफ क्या है हमारे पास COOH और एक तरफ क्या होगा NH2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, तो इसका बीटा आंसर। 26 if a protein consists of only one polypeptide chain which structural level is not possible, only one polypeptide chain, तो आपको पता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का होना, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास डेल्टा इसका ऑप्शन बन रहा है। अच्छा जी 27 इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड्स, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड, तो इसमें हमारे पास जो है दैट इज ग्लूटामिक एसिड, आपको पता है ये अमाइनो एसिड है, आपने ये सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसका डेल्टा आंसर हमारे पास बन रहा है, ठीक है। 28 न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट, तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड जो है ये इट इज अ शुगर फास्फेट होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड शुगर शुगर एंड फास्फेट, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती है, तीन पार्ट्स होते हैं, बेस है नाइट्रोजनस बेस, शुगर है और जाहिर सी बात है हमारे पास फास्फेट, इसका चार्ली आंसर है, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का, द नेम द एलिमेंट्स विच अकर इन न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमॉलिक्यूल, तो इसका हमारा डेल्टा इसका आंसर है 29 का डेल्टा। अच्छा जी 30 द रिएक्शन बिटवीन द फास्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ अनदर, आपको पता है ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, क्योंकि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन, डी का मतलब रिमूव होना, हाइड्रेशन वाटर के लिए, तो ये डेल्टा हमारे पास इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। 31 व्हाट हैपन्स व्हेन हीट किल्ड S bacteria along with the live R bacteria were injected into the mice, तो आपको पता है कि अगर दोनों का मिक्सचर मिला कर दिया जाए तो अगेन माइस जो है वो डाइड, माइस विल डेड, ठीक है, क्यों, बिकॉज इट शोज द लाइव एस फॉर्म, जिसको आपने ट्रांसडक्शन का बोला था लफ्ज़, याद है आपको, ट्रांसडक्शन का वर्ड इसमें यूज़ किया था, जिसमें वो दोनों को मिक्सचर ऐड करता है माइस के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बीटा आंसर है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 32 रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, तो ये तो सिंपल सा अल्फा इसका आंसर बन रहा है, ठीक। 33 इन एडिशन टू आर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एनिमल सेल्स एट, तो आपको पता है इसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, इन एडिशन टू आर, ठीक है, इन एडिशन टू आर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स की चूँकि बात कर रहा है तो आपको पता है एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं ना होगा, क्योंकि अगर प्लांट्स की बात करता तो क्लोरोप्लास्ट था, अब चूँकि एनिमल्स की बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए, अपने उसके आरएनए बनेंगे, अपने उसके पास राइबोसोम्स है, तो इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, अल्फा आंसर। अच्छा जी फीडबैक इनहिबिशन इज ड्यू टू व्हाट, तो आपको पता है ये एंड प्रोडक्ट जितना बनेगा, एंड प्रोडक्ट फीडबैक इनहिबिशन ये होता है ना, आपने पढ़ा कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बैकवर्ड आके पहले वाले एंजाइम को इनहिबिट करता है,
फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इसका आंसर बन रहा है। ठीक, 34 का अल्फा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इट इज कॉमन अमंग एमाइलेज, आर्जिनेज एंड ट्रिप्सिन। इट इज कॉमन अमंग एमाइलेज, आर्जिनेज एंड ट्रिप्सिन। तो ये आपको पता है तीनों प्रोटीन इन नेचर हैं। ठीक है, सो ये कॉमन इन ऑल ऑफ दीज है, सो अल्फा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36। इट कंबाइंस विद नॉन प्रोटीन पार्ट टू फॉर्म अ फंक्शनल एंजाइम। इट कंबाइंस विद नॉन प्रोटीन पार्ट टू फॉर्म अ फंक्शनल एंजाइम। तो आपको पता है ये एपेंजाइम है। एपेंजाइम वो होता है जिसमें से आपने देखा कि कोफैक्टर रिमूव्ड होता है। ठीक है, अगर दोबारा अटैच होगा तो वो दोबारा से फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, सो बीटा इसका राइट आंसर बन रहा है। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39। बॉन्ड्स इन एन एंजाइम्स दैट आर मोस्ट सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज। तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड्स होते हैं और हीट देने से ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अल्फा आंसर है 39 का। सॉरी, ये 37। सो 37 सॉरी हम डिस्कस कर रहे थे। अ डीएनए फ्रेगमेंट कंटेन ACGT न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड दिया जा रहा है जी, इस तरह करके देखें। सपोज ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें दिया है ACG और T। अच्छा, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल इट मेक विद अदर स्ट्रैंड्स। आपको पता है ए के सामने क्या आएगा T, C के सामने G, G के सामने C और फिर A, इस तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड और इसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, सो कितने, 3 और 3 6, 7 8 9 10। ठीक है, तो ये इसलिए आंसर क्या हमारे पास बनेगा, बीटा। ठीक है, बीटा इसका आंसर बन रहा होता है। अच्छा जी, इट कैन बी द परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम। तो आपको पता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि कोवलेंटली अटैच्ड है। ठीक, कोवलेंटली अटैच्ड है, तो हमारे पास 38 का बीटा आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। बॉन्ड्स इन एन एंजाइम्स दैट आर मोस्ट सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज। बॉन्ड्स इन एन एंजाइम्स दैट आर मोस्ट सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज। सेंसिटिव है, अगेन अभी हम बात कर रहे थे, इट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 40। पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। ठीक है, बीटा आंसर है इसका। आपको पता है ना, सेल के सपोज एक सेल है, सेल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर करके ये सेंट्रियोल्स है। ये पार्ट जहाँ पर ये है इसको नाम क्या देंगे, सेंट्रोसोम। ठीक, सो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है बीटा। 40 का बीटा आंसर है। 41। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। सभी, अच्छा सभी पाए जा रहे हैं एनिमल प्लांट सेल्स के अंदर, एक्सेप्ट क्या है, तो इसमें सेंट्रोसोम अगेन बीटा आंसर। आपको पता है हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते। ठीक है, हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते। सेंट्रोसोम इन सेंट्रियोल्स। ठीक, तो ये सेंट्रियोल्स नहीं होते हायर प्लांट्स के अंदर, तो ये सिंपल सी है। अच्छा जी, सेल कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स पिनोसिटिक वेजिकल्स। तो आपको पता है ये सेल का कौन सा कंपोनेंट है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी उसके, एक फेगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस है। ठीक है, तो इसका अल्फा आंसर हमारे पास। अच्छा जी, 44 देखिए। विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको पता है ये प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, आपने पढ़ी है, जो क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे बोला, सेपरेट करती हैं। तो ये हमारे पास इसका भी बीटा आंसर बन रहा है। ठीक, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टर इन फ्रुक्टोज
एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। व्हाट इज अ कॉमन कैरेक्टर इन फ्रुक्टोज एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन? तो आपको पता है दोनों में कीटोनिक ग्रुप है, कीटो ग्रुप है ना, कीटो शुगर्स हैं दोनों, ठीक है। फ्रुक्टोज इसमें भी कीटो ग्रुप है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन तो इसमें भी कीटोनिक ग्रुप है, तो इसलिए हमारे पास चार्ली इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। 46 HB हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल शोज, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन में कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसका डेल्टा आंसर, ठीक। अच्छा जी 47 ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैव स्ट्रक्चरल रोल इन ऑल ऑफ दीज, ये सभी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, डेल्टा इसका आंसर है। 48 द लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए डिपेंड्स अपॉन व्हाट? आपको पता है लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए डिपेंड करता है, ठीक है जी, साइज ऑफ जीन के ऊपर एंड द साइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर, ठीक है। ठीक है ना, साइज ऑफ जीन है और जो इसने चीज़ सिंथेसाइज करनी है वो है पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसलिए दोनों है ए एंड बी, सो इसका डेल्टा आंसर बन रहा है, ठीक है। 49 अ डीएनए फ्रेगमेंट कंटेन्स ACGT न्यूक्लियोटाइड्स, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, दिस इज अ रिपीट वन, इट विल मेक्स अदर स्टैंड, ठीक है। तो इसका भी बेटा आंसर है वही, ये इसके बारे में पूछ रहा था यार। अच्छा जी, इट कैन बी द परमानेंट पार्ट ऑफ एन एंजाइम, सो दिस इज अगेन एन रेपिटेशन, इट्स अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसका आंसर है, ठीक है, बेटा आंसर। अच्छा जी 51 में देखिएगा बॉन्ड्स इन एंजाइम दैट आर मोस्ट सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज, इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्फा आंसर, ठीक। अच्छा जी 52 द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड एज अगेन सेंट्रोसोम, चार्ली आंसर इसका। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर व्हाट? आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो इसका हमारे पास डेल्टा इसका आंसर बन रहा है, ठीक। दिस इज द डेल्टा आंसर। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, तो क्या चीज़ कॉमनली पाई जा रही है इसमें? तो ये सेंट्रोसोम है जो कि एक्सेप्ट है, बाकी सारी चीज़ें पाई जा रही है, ये नहीं पाई जा रही, सो इसका भी बीटा इसका आंसर है, ठीक। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल कंपोनेंट दैट फॉर्म्स पिनोसाइट वेसिकल्स, यस अगेन इट्स आंसर इज व्हाट? अल्फा आंसर है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल, सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या चीज़ है बैक्टीरियल सेल के अंदर? तो जाहिर सी बात है ये आपने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाई जा रही है दैट इज इट्स RNA, सही 6% आपने पढ़ा हुआ, चार्ली इसका आंसर है, ठीक। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 57 एन इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज व्हाट? डेफिनेटली एन इमीडिएट फौरी आपको जो एनर्जी देगी वो क्या है? आपको आइडिया होना चाहिए, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल, अल्फा इसका आंसर है, ठीक। माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको इमीडिएट एनर्जी दे रही होती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 58 सेल मेम्ब्रेन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ डैश कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ डैश कंपोनेंट्स, तो आपको पता है कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये जो कि वाटर में हल नहीं होते, तो इसका चार्ली आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 द प्रोटीन वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय SCR ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स फ्यूज विद, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से फ्यूज करता है वाला? इट विल फ्यूज विद द कन्वेक्स फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कन्वेक्स फेस के साथ जाके बाइंड कर रहा था, ठीक है, तो इसका बीटा आंसर बन रहा है, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनवर्स ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ, आपको पता है कि उसका गोल्जी अपरेटस का अगर आप फंक्शन देखें, गोल्जी अपरेटस का क्या क्या उसका फंक्शन है आपने पढ़ा, उसका काम है चीज़ों की मॉडिफिकेशन करना, चीज़ों की पैकिंग करना, चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, और मॉडिफिकेशन कैसे होगी? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन बनाना, ठीक है, मॉडिफाई करना चीज़ों को, तो ये जो चीज़ें हैं ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एडिशन ऑफ शुगर, ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ जब प्रोटीन के साथ शुगर ऐड होता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होते हैं तो क्या बनेगा बोला? ग्लाइको प्रोटीन्स,
ठीक है। और जब लिपिड्स की ग्लाइकोसाइलेशन होती है, ग्लाइकोसाइलेशन गेन मीन एडिशन ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोला ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक। तो ये दोनों काम कहाँ पर हो रहे होते हैं बोला, गोल्जी कम्प्लेक्स में हो रहे होते हैं, ठीक है बात जी। तो ये हमारे पास केस था, इसमें हमने देखा ये सारी पॉइंट्स हैं, डिस्कशन हमारे पास पहला क्वार्टर था, ठीक है। होप सो कि आपको सारी चीज़ें इसमें अब क्लियर होगी क्योंकि हमने B1 लेक्चर भी अंडरस्टैंड किया, B1 का अलग से टेस्ट भी डिस्कस किया, B2 का भी किया, B3 का भी किया। अब हमारे पास ये एक क्वार्टर टेस्ट है, ठीक है, तीनों को एक साथ इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से इस यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक। तो ये था जी हमारे पास BQ1, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका BQ2 डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसमें कोई अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप स्टिल जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं फर्दर हमारे साथ, ठीक है जी। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट हम BQ2 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।